चलिए, थैंक यू अमिता जी। ऐसे ही मैं किसी को भी नाम लेके बाद में भी, लास्ट में भी जो प्रेयर हम करते हैं और शुरू में भी जो करते हैं, किसी को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक जगह पे बैठ के तभी क्लास किया करो, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग शुरू कर देते हैं। अ, एक सेकंड मुझे बताना, मेरी पापा को आपको स्क्रीन बुलाएगी क्या? शेयर। बुला के देखना है। और सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, जिनका माइक ऑन है गलती से। पीहू, पापा को बुला। भारती जी, आपका माइक ऑफ कर लो आप। चलिए, तो आप लोग ने मेरे से क्या पूछा है अभी, कम्युनिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड पॉइंट। ओके, तो कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी। मतलब कम्युनिकेशन हम हर जगह कम्युनिकेशन होती है ना। मैंने जैसे आपको कल बताया था ना कि जो जैसे कि पशु है, ठीक है, जैसे कि सारे जानवर है, या फिर आपके जो छोटे छोटे जैसे चिड़िया है, ये सब भी, पक्षी, पशु पक्षी, ये सब भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, वो भी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं, है ना। तो मतलब कम्युनिकेशन जो है सर्वव्यापी, हर कोई कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, है ना। हम लोग भी कहीं भी जाएंगे, हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे किसी भी वे में, चाहे वो आपका स्पीकिंग में हो, रिटन में हो, या आपके जो एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, उनके थ्रू हो, कैसे भी हो, कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा। तो वही है कि कम्युनिकेशन हमेशा, हर टाइम, हर जगह चलता रहेगा। इसी को कम्युनिकेशन सर्वव्यापी या ऑल परवेसिव बोला गया है, ठीक है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, हो गया। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। आज फंक्शंस हमने कर लिए थे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ अलग से कुछ मैक्रो फंक्शंस दिए हैं कम्युनिकेशन के। इनके जो ये वर्ड्स है ना, आपको ये याद रखने हैं, है ना। कहीं पे भी आ जाएगा कि कैसे ये पॉइंट या ये वर्ड क्या है, इसके बारे में इसका कोई एग्जाम्पल आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा फंक्शन है कम्युनिकेशन का। तो ये जो 8 पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये किस किस चीज में, ये कहाँ पे यूज होंगे। तो जैसे पहला है इमोटिव फंक्शन। मतलब कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन है, इमोटिव, भावनात्मक कार्य। जब भी हम, जैसे हम कुछ सोचते हैं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि कैसे होगा, ओ माय गॉड, हम ऐसे मतलब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे लेके आते हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं, yippee हुर्रे, हम ऐसे 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 वर्ड्स को यूज करते हैं तब। तो मतलब क्या है, ये इमोटिव फंक्शन है। हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू हम बाहर लेके आ रहे हैं, इन सब सेंटेंसेस के थ्रू। ओ माय गॉड, yippee, हुर्रे, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये हुआ इमोटिव फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन मतलब निर्देशात्मक कार्य, अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। वही जैसे हमने कल एग्जाम्पल देखा था, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना। तो ये डायरेक्टिव फंक्शन है कि हम किसी को निर्देश, आदेश देते हैं, और यही हमारा अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, हमारे जो हमारा बिहेवियर है वो दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है ना। जैसे कि मैं आपके साथ जैसा बिहेव करूंगी, आप वापस मेरे साथ वैसा ही बिहेव करोगे। तो वही, ये भी एक कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन, निर्देशात्मक कार्य, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फैटिक फंक्शन। तो फैटिक फंक्शन में क्या है, स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं क्लास शुरू करती हूँ, तो मैं कैसे शुरू करती हूँ क्लास, हेलो, प्रणाम एवरीवन, कैसे हो आप सब, है ना। ये मेरा एक तरीका है क्लास को शुरू करने का, ठीक है, या अपनी कम्युनिकेशन को शुरू करने का। वैसे ही जैसे
हम स्कूल में थे तब, तो माइक जैसे कि कोई प्रोग्राम होता था तो हम माइक में, जैसे माइक लगता था तो पहले कैसे यूज करते थे उसको, ऐसे चेक करके देखते थे, चेक चेक, हेलो हेलो ऐसे करके, है ना। तो ये क्या है, ये फैटिग फंक्शन है। ये भी कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कम्युनिकेट करना। जैसे कि अगर मैं आपको आते ही बताने लगूं कि कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बताने लगूं, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बस आते ही बताने लगूं, मैं आपसे हेलो हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग कुछ भी ना करूँ तो कितना अजीब सा लगेगा वो, है ना। तो हर एक कम्युनिकेशन का जो शुरू करने का तरीका है उसी को हम बोलते हैं फैटिग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है पोएटिक फंक्शन। तो पोएटिक फंक्शन क्या है, काव्यात्मक समारोह, बेसिकली इसेंस ऑफ मैसेज और ग्रेस। मतलब मैं एक नॉर्मल मैसेज बोल रही हूँ, ठीक है, मैं जैसे कि ये एग्जांपल इसमें दिया है अशोका द ग्रेट, है ना, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ द ग्रेट अशोका। तो ये एक नॉर्मल मैसेज हुआ, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ। बट जब हम काव्यात्मक या पोएटिक वे में बोलते हैं तो अशोका द ग्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा सा जो हमारा मैसेज है वो थोड़ा ग्रेसफुल लगेगा इससे, ऐसे बोलने से, इन वर्डिंग्स से। तो हम थोड़ी बहुत वर्डिंग्स को जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, पोएटिक फंक्शन, ठीक है। और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे जो पोएट्स होते हैं, है ना, जो पोएट्री लिखते हैं या कहते हैं, तो उनका जो बात करने का तरीका होता है वो हम लोगों से बहुत अलग होता है। वो भी सेम वर्ड्स को, मतलब वो भी हमें वही बात कहना चाहते हैं और मैं भी आपको वही बात कहना चाहती हूँ, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है और जो मेरा बोलने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होगा, है ना। आप लोग समझो, किसी पोएट को याद करो कि वो अपनी शायरी को या अपनी पोयम को कैसे बताते हैं, उन वर्ड्स में थोड़ा बहुत हेर फेर करके वो उसको सुंदर बना देते हैं और ज्यादा ग्रेसफुल बना देते हैं उस मैसेज को। तो ये क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का फंक्शन है, पोएटिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेफरेंशियल फंक्शन, संदर्भात्मक, एनी मैसेज दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। देखो इसको कैसे समझना है कि रेफरेंशियल, जैसे कि मैं आपको कोई रेफरेंस देके तब मैं आपको बता, जैसे हम अभी आगे जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, कुछ पेपर्स पढ़ने होंगे और कुछ बातों का तथ्य हमारे पास होना चाहिए, है ना। जैसे मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वज्रासन करने से, ठीक है, अब हम योग की भाषा में समझते हैं, तो आसन जो करते हैं हम, वो हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, हमारी ये जो ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम है, डाइजेशन इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, वो दूर होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप कब मेरी बातों पे विश्वास करोगे, जब मैं कोई रेफरेंस दूंगी। जैसे मैं आपको धीरेन्द्र संहिता का रेफरेंस दे दूंगी कि इस बुक में हमारा जो टेक्स्ट है, इतना पुराना टेक्स्ट है, इसमें ये लिखा हुआ है ना। तो मैं ये आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि मुझे ये यहाँ से पता चला, इसलिए आप मेरी इस बात को, इंफॉर्मेशन को समझो या मानो। तो ये क्या हुआ, रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये है कम्युनिकेशन का रेफरेंशियल फंक्शन, जब हम किसी चीज को किसी तथ्यों के हिसाब से, तथ्यों को रख के तब बोलते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कल भी। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएगी। आप किस एनवायरनमेंट में हो अभी, आपके बीच, आप लोगों के बीच में, आप जो दो लोग हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है, या आप लोग कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो, ये सारी चीजें आ जाएगी कॉन्टेक्चुअल फंक्शन में। जैसे कि अभी अभी हम शादी में गए हुए हैं, ठीक है, हम शादी में गए हुए हैं और मुझे मेरी कोई बहुत पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, ठीक है, उस शादी में। और फिर मैं तो उसको बहुत लंबे टाइम से पहले से जानती हूँ, तो मैं जो उससे बातचीत करूंगी या जो मेरा उसके साथ बातचीत करने का वे होगा वो बहुत अलग होगा और किसी से। और अगर मैं उसी लड़की से कहीं मार्केट में मिलती हूँ या फिर कहीं ऐसी जगह मिलती हूँ जहाँ पे
कुछ 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 प्रॉब्लम हो गई है, या फिर हमें वहां पे मौन रखना है, या मैं किसी मंदिर में मिलती हूँ, तो मैं उनसे किसी और तरीके से बात करूंगी, है ना। मेरा जो बात करने का वे होगा, या मेरा जो बात करने का अ, तरीका होगा, या बात करना जितना बात मैं कर सकती हूँ वहां पे, उसके हिसाब से होगा। तो कॉन्टेक्चुअल फंक्शन क्या है यहाँ पे, मैक्रो फंक्शन में क्या बताया है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, कि हम, वो सब डिपेंड करता है हमारे बीच में कितनी घनिष्ठता है, या कितना हम एक दूसरे को जानते हैं, उस सब चीज पे हमारा ये फंक्शन, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, इस पे काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, अनुमानी कार्य, या एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, अब इसका एग्जांपल आप समझो। अच्छा, आप लोग खुद से लिखते हो जो मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखते हो, उसको नोट करते हो कहीं पे? यस मैम। तो साथ साथ में आप नोट भी करते हुए चलो, तो आपको फिर बहुत इजी होगा वो। ठीक है। कुछ कुछ चीजें, सब कुछ इसमें लिख नहीं सकते हम लोग पीपीटी में, है ना। कुछ कुछ आप लोग लिखो जो मैं बताती हूँ। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, इसका एग्जांपल आप लिख लो। जैसे ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, जैसे छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो वो हर एक चीज को पूछता है कि जैसे उसके सामने कोई सो रहा है, ये सो क्यों रहे हैं, ये किस टाइम सोए थे, ये किस टाइम उठेंगे, सोना क्यों जरूरी है, ये सारी चीज, है ना। उनके उनके मन में बहुत सारी चीजें होती है, उनको एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना होता है ना। एक्सप्लोर करते हैं छोटे बच्चे। वो क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है। तो एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, एक्सप्लोर करना, ज्यादा से ज्यादा हम बातों को ऐसे खोद खोद के पूछते हैं छोटे बच्चे, ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये भी बताओ। ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। उसके बाद आता है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, ठीक है, कोड ऑफ लैंग्वेज, विल और शैल। अच्छा, तो इसको एक और तरीके से समझो। इसमें क्या बताया है कि जैसे हम एक भाषा को सीखने के लिए उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। जैसे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, या फिर मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखनी है। अब इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मैं हिंदी को यूज करके तो इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकती। अगर इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मुझे इंग्लिश ही यूज करनी पड़ेगी, पहले मुझे तोड़ तोड़ के कुछ सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, फिर मैं सारे जो वर्ड्स है, जैसे विल शैल कहाँ पे यूज होगा, या वॉज वर कहाँ पे यूज होगा, वो सब चीजें मैं उसके बाद सीखूंगी। जब मुझे कुछ एक छोटा मोटा थोड़ा भी, अगर मुझे एक सेंटेंस बनाने को आएगा, उसके बाद ही मैं पूरा ग्रामर सीख सकती हूँ। ठीक है। तो मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन क्या है, देखो, मेटा, मेटा मतलब बहुत सारा ऐसे होगा, और लिंग्विस्टिक मतलब आप दो कुछ कुछ लैंग्वेजेस, है ना, एक लैंग्वेज नहीं, कुछ लैंग्वेज। तो मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन क्या है, जब हम एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उसी लैंग्वेज को यूज करके उसको सीखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। ठीक है। मैं इसको आपको अपडेट करके दे दूंगी थोड़ा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है उनको थोड़ा सा लिख के मैं कल आपको सेंड कर दूंगी, या फिर आज रात तक ही। मैम एक बार फिर से समझा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझाना है मेटालिंग्विस्टिक? मैडम वो जो 6, 7, 8, 7 का ना मैम, अनुमानिक कार्य और हम्म प्रासंगिक कार्य, ये हम्म और मैटर हम्म। वो भी। अच्छा मैम देखो, ये जैसे हेरिस्टिक फंक्शन है, इसको अनुमान हम ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे मौसम खराब हो तो हम अनुमान लगा सकते हैं शायद आज बारिश हो सकती है, या फिर जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बस हम ये अनुमान लगाते हैं अभी चौका लगेगा इस बॉल पे या छक्का, मतलब जो अंपायरिंग है मैम वो अनुमान ही लगाता है, उस टाइप से नहीं हो सकता क्या ये? उस वही टाइप से चीज है भी हो क्या सकता, मैम ये? देखो हाँ हाँ, वैसा भी है ये, उस टाइप से भी हो सकता है। जैसे कि अब वहां पे क्या हो रहा है, जैसे कोई एम्पायर है, वो बार बार कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो भी क्या, उनको भी एक कुछ अनुमान ही लगाते हैं वो भी, कि अभी ये हो सकता है, अभी ये हो सकता है, अभी ये हो सकता है ना। और ऐसे ही एक एग्जांपल, इसका मतलब ये ना थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक फंक्शन, और ये जो मेटालिंग्विस्टिक है ना, जो आपने पूछा, ये
थोड़ा सा ऐसे मुझे बहुत सारी जगह कुछ उल्टा पुल्टा मिला, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन में मुझे जितना समझ में आया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगी। तो उसमें यही था कि एक तो ये एग्जांपल आपका जो एम्पायर वाला आप बोल रहे हो कि अनुमानी, है ना, अनुमान जब हम लगाते हैं, और दूसरा ये कि बच्चों का बहुत ज्यादा, जैसे कि बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, हम किसी भी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करने वाले क्वेश्चंस करेंगे वही होगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन कम्युनिकेशन का। ठीक है, ठीक है। यस हाँ जी मैम, मैम। वो प्रासंगिक कार्य मैम। प्रासंगिक कार्य, प्रासंगिक कार्य क्या है कि आप लोगों के बीच में कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन है, आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, वो सारी चीजें मैटर करती है। आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग्स, वो सब चीजें मैटर करती है आपके बातचीत करने में। आप दो लोग कैसे बात करोगे, वो सब कुछ कैसे, कहाँ पे आपके सराउंडिंग पे निर्भर करता है। जैसे आप अभी ट्रेन में जा रहे हो, एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग ट्रेन में जा रहे हो, बहुत भीड़ है वहां पे, ठीक है, अब आपको घर से फोन आ गया, ठीक है, अब आपको आदत है बहुत तेज तेज बात करने की, बहुत तेज तेज फोन पे बात करने की, लेकिन अब वहां पे पहले ही इतनी भीड़ है, वो सब लोग आपको आपकी तरफ देख रहे हैं, अब आप कैसे बात करोगे? अब आप ऐसे बात तो नहीं कर पाओगे जैसे आप घर में एकदम खुले मस्त आराम से बात करते हो, वैसे तो नहीं कर पाओगे, है ना। आप थोड़ा सा आराम से थोड़ी सी बात करोगे कि हाँ मैं बात करती हूँ बाद में, ऐसा आप बात करोगे। तो ये क्या है, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन है। आप कहाँ पे, किस जगह, किसके साथ हो, वो सब चीजें मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें टोन लिखा है, टोन मतलब टोन से आप समझ जाओ, कॉन्टेक्स्ट आया, कॉन्टेक्स्ट का कुछ भी क्वेश्चन आया, टोन से समझ जाओ, आपकी टोन धीरे कम ज्यादा हो जाएगी जब आप कहीं ऐसी जगह पे होगे। आप कहीं बिल्कुल शांति है, आप कहीं मंदिर में हो, ठीक है, अब आप कहीं मंदिर में हो, एकदम शांति है, अब वहां पे भी आप ऐसे बहुत तेज तेज बात नहीं कर सकते, है ना। हम अपने घर पे हैं, घर पे मैं हूँ आराम से, मैं आराम से कितनी भी तेज बात कर सकती हूँ। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, तो मैं कितनी भी तेज पढ़ा सकती हूँ, है ना, कोई मुझे नहीं बोलेगा कि आप कम आवाज रखो। अब मैं अगर मान लो मैं कहीं ऑफिस में हूँ या मैं अपनी लैब में हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो क्या होगा, फिर मुझे धीरे बात करनी पड़ेगी। कोई भी मुझे बोल देगा कि यहाँ पे क्लास नहीं ले सकते आप, या यहाँ पे आप थोड़ा धीरे बात करो। तो ये सब क्या है, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन है ये, ठीक है, ये क्लियर मैम हुआ थोड़ा फॉर्मल सा? इनफॉर्मल वाली चीज हो गई ना, जैसे बेसिकल स्कूल में हम एक दायरे में रह के बात करते हैं, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल वाली चीज है ना मैम इसमें। हाँ बस ये सारी चीजें ना बहुत एक साथ साथ आप मतलब ये भी डाल सकते हो उसमें कि हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल वाला भी हो सकता है, टोन वाला भी हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत एक साथ मिली जुली है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, हम कहाँ पे है, किसके साथ है, कैसे हमें बात करनी है, वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट चले अब हम, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के आना, थोड़ा सा काम आपको भी देती हूँ मैं, थोड़ा सा मैं भी पढ़ के आऊंगी, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ मैम जी, ये पढ़ना नेट से है क्या? क्या बोल रहे हो? मैम आपने कहा ना कि वो थोड़ा सा आप पढ़ के आना, तो नेट से? हाँ नेट से भी पढ़ सकते हो, आपके पास केवीएस मदान बुक हो तो उससे पढ़ सकते हो। मैम मेरे पास तो नहीं है। अच्छा तो आप लोग एक काम करो, अभी पेपर 1 के लिए एक बुक, बस एक बुक आपको खरीदनी है, केवीएस मदान, वो आप लोग केवीएस खरीदिए, केवीएस मदान। मैं आपको मदान। मैसेज कर ठीक है मैम, दूँ, थैंक यू मैम। ठीक है, देखिए क्या मैम, हाँ जी, उसकी लिंक शेयर करिएगा बुक की, कौन सी बुक है? हाँ हाँ मैं आपको शेयर करती हूँ आज ग्रुप में, ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। मैम मेरे पास पुरानी वाली है, तो क्या उसको मतलब नई लेनी पड़ेगी या पुरानी से ही पढ़े? अच्छा करते हैं हम इस बारे में बात, लास्ट में करते हैं, ठीक है, आप रुकना बाद में। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं, इन एडिशन देयर कैन बी सम मोर फंक्शन,
अब कुछ और फंक्शंस है, ये तो हमने मैक्रो फंक्शंस की बात करी थी, अब कुछ और फंक्शंस हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। देखो कम्युनिकेशन में हमेशा ना वर्ड्स में आपको फंसाएंगे, वो ऐसे कुछ वर्ड्स दे देंगे, आपको बहुत इजी लगेगा वैसे, लेकिन वर्ड्स बहुत ज्यादा सिमिलर सिमिलर होंगे। तो आप देखो, अब आप ये चारों वर्ड्स देखोगे तो आपको समझ आएगा। अब जैसे डेनोटेशन है, डेनोटेशन मतलब संकेत, refers to the literal meaning of a word, the dictionary definition. For example, snake. तो डेनोटेशन क्या है, जैसे कि हम किसी चीज को एक संकेत से समझे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप उसको जानते हो, जो थोड़ा पतला सा है, वो लड़की जो थोड़ी पतली सी है, वो जिसके बाल ऐसे कर्ली है और स्पेक्स पहनती है, तो आप एकदम से सोचोगे कि हाँ वो तो मेरी क्लासमेट है, ऐसा आप सोचोगे, और फिर आपको एकदम उस लड़की का नाम याद आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने संकेत दिया आपको, मुझे याद नहीं आ रहा था उसका नाम, मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको एक संकेत दिया, अरे वो लड़की है ना, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, डेनोटेशन, संकेत करना। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, स्नेक। जैसे कि स्नेक को हम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलते हैं, तो मैं ऐसे कभी बोलती हूँ कि वो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, वो जो स्केली होता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे स्केल होते हैं ना, लंबे लंबे स्केल्स बनी होती है, उसके बाद वो लेगलेस होता है, ठीक है, उसके पैर नहीं होते, फिर उसके बाद वो रेप्टाइल की उसमें आता है, ठीक है, रेप्टाइल होता है वो, और हैविंग अ लॉन्ग टेपरिंग सिलेंड्रिकल बॉडी, और वो लंबा होता है, सिलेंड्रिकल उसकी बॉडी होती है, और वो कहाँ पे, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन पे मिलता है। जब मैं ये सारी चीजें बताऊंगी तो जो सामने वाला इंसान है वो समझ जाएगा कि ये स्नेक की बात कर रही है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें बता दी उनको कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम डेनोटेशन, ठीक है, संकेत। एक चीज का मैंने संकेत दिया और आप उससे समझ गए, ठीक है। अब मैं जैसे बोलूंगी आपको, चलो ठीक है, हम एक योग की बुक के बारे में बोलते हैं। अच्छा वो बुक बताओ जो व्हाइट कलर की दिखती है बाहर से, और उसपे ऐसे पर्पल और ग्रीन कलर का ऐसे कुछ गोल गोल बना हुआ है, हठयोग और प्रदीपिका। प्रदीपिका। तो ये क्या हुआ, संकेत देना, डेनोटेशन, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, डेनोटेशन या संकेत, ठीक है। देखो आप लोग समझ गए ना मेरे ऐसे बोलती। अब दूसरा हम देखते हैं कोनोटेशन। कोनोटेशन क्या है, अर्थ। On the other hand, refers to the association that are connected to a certain word or the emotional suggestion related to word. Snake connotation is evil or danger. जैसे कि हम किसी चीज को ऐसे, हाँ जैसे एक वो होता है ना, कहीं लाइट का कोई ऐसा तार होता है जो जिसपे, जो पूरा केबल नहीं होता है जिसपे, है ना, तो हमें उससे झटका लग सकता है। तो एक बॉक्स बनाया हुआ होता है, उसपे ऐसे रेड कलर का एक लगाया हुआ होता है ना, तो उससे हमको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये डेंजर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या अर्थ मिल रहा है कि ये डेंजर है, यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो जगह है, ये डेंजर है। तो मुझे वहां से एकदम से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे शायद बिजली का कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। तो वैसे ही स्नेक से, सांप से अगर मैं बोल दूं कि वो डेंजर है, तो उससे हमें क्या समझ आएगा कि वो स्नेक होगा, मतलब वहां से हमें अर्थ, एक एग्जाम्पल मिल रहा है, एक अर्थ मिल रहा है, हम एक स्नेक को कनेक्ट कर रहे हैं डेंजर चीज से, ठीक है। अब जैसे कि मैं कोई खाने की चीज है, ठीक है, अब वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको किससे रिलेट करूंगी, बहुत टेस्टी, बहुत यमी, है ना, तो मैं उसको, किसी भी खाने की चीज को उससे रिलेट करूंगी, कनेक्ट करूंगी। तो वहीं यहाँ पे स्नेक को किससे कनेक्ट किया हुआ है, डेंजर से। तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं कोनोटेशन। अब हम किसी एक वस्तु को, किसी एक चीज को, किसी एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा, किसी एक ऐसी वर्ब से हम डिराइव करते हैं कि ये दोनों चीज एक है, ठीक है। जैसे कि ये स्नेक डेंजर है,
ठीक है, हमने दो अर्थ, स्नेक से हमने क्या अर्थ निकाला कि वो डेंजर है, ठीक है, वो भयानक है, वो भयंकर है बहुत ज्यादा। तो ये क्या हुआ, कोनोटेशन। डेनोटेशन हम संकेत से समझ रहे थे, और कोनोटेशन हम अर्थ, मतलब उसका जो स्नेक है उसका अर्थ हम क्या ले रहे हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद है असिमाइली, सिमाइल या सिमाइली जो भी आप बोलो इसको, और इसको हम उपमा बोलते हैं वैसे हिंदी में, ठीक है। तो सिमाइली क्या है, इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ वर्ड लाइक एज और लाइक टू कनेक्ट दैम। तो बुक में इसका एग्जाम्पल क्या था, हम किसी एक चीज को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इफ यू से माई बॉयफ्रेंड इज लाइक अ टाइफून इन द हाउस, मतलब इसमें क्या किया हुआ है, अपने बॉयफ्रेंड को कंपेयर किया हुआ है एक तूफान से, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एक तूफान के जैसा है घर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये उपमा हुई, ठीक है। तो ये मैं किसी एक पर्सन को किससे कंपेयर कर रही हूँ, एक तूफान से, ठीक है। अब ये इसको हम बोलते हैं उपमा या सिमाइली या जो भी, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका मेटाफोर, रूपक। तो रूपक क्या है, सिमिलर टू अ सिमाइल, ये भी इसके जैसा ही होता है, उपमा के जैसा, एक्सेप्ट दैट अ मेटाफोर कंपेयर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग अ वर्ड लाइक एज और लाइक। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें इन्होंने क्या बोला, लाइक का यूज करा कि माय बॉयफ्रेंड इज लाइक अ टाइफून। तो यहाँ पे लाइक का यूज ना हो के कैसे होता है, माय बॉयफ्रेंड इज एन एंजल, कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एक एंजल जैसा एंजल है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या यूज कर लिया, इन्होंने लाइक भी नहीं लगाया, ये तो बोल ही रहे हैं कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एंजल है, ठीक है। और यह माई मोटरसाइकिल इज अ बॉम्ब ऑन व्हील्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, ये तो ऐसा बोल रहे कि उसकी तरीके का है, वो बोल रही है, अब यहाँ मेटाफोर में क्या बोल रहे हैं कि वो वैसा है, एक एंजल है, माय बॉयफ्रेंड इज एन एंजल। और यहाँ पे बोल रहा है कि माय बॉयफ्रेंड इज लाइक अ टाइफून। देखो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कहीं पे कि इज लाइक अ कुछ भी, कोई भी एक एग्जाम्पल आ जाएगा। अब आपको चूज करना पड़ेगा ये उपमा है कि ये रूपक है, ये मेटाफोर है कि स्माइल है, ठीक है। तो ये है, बस इतना छोटा छोटा सा डिफरेंस है इन चारों में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? मैम प्लीज एक बार और बता दीजिए एक एग्जांपल से उपमा। आ गया मैं। अच्छा, जिनको जिनको समझ में आया वो बताओ एक बार, आप में से ही जिनको समझ में आया, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास ही। स्माइल में ये चीज है मैम, जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उस जैसा है। और मेटाफोर में ये है कि उसको एक उपाधि दी जाती है कि वे उसको उपाधि दे दी कि वो वैसा ही है। उसको किसी के साथ बिल्कुल। कंपेयर नहीं किया गया, उसको बता दिया गया है, उसको एक उपाधि दी गई है कि वो ऐसा ही है। बिल्कुल सही है। और कोई बताओ, अच्छा समझ में आ गया जिसने पूछा था? जी मैम, हम्म। उपमा जिसको मतलब कोई उपाधि दी जाए कि वो हाँ, वैसा ही है। और वो रूपक मैम। रूपक मतलब देखो, उपमा, उपमा क्या था कि हमने ऐसा बोला कि वो ऐसा है, इज लाइक अ, है ना, जैसे इन्होंने बताया, और वो बोल रहे कि वो वैसा है ही, है ना। ऐसा कुछ, ऐसा मतलब कुछ एक भी परसेंट चांस नहीं है कि वो ऐसा ना हो, वो है ही वैसा, ऐसा बोल रहे हो। अच्छा, रूपक जो है वो मतलब जब हम किसी चीज को ऐसा कहेंगे वो ऐसा है ही तो रूपक है। और हम्म। उपमा जब हम कोई उपमा दे रहे हैं उस चीज को कि वो ऐसा है, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ बिल्कुल। ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारी क्लास में कोई इंटेलिजेंट है तो हम ये बोलेंगे वो बहुत वो इंटेलिजेंट है, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि उसके जितना इंटेलिजेंट है। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल सोनी जी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे चले हम। तेजस जी, प्रियंका जी, कुछ बोल रहे हो आप? आपका हैंड्स अप है।
गलती से हो गया क्या? नो मैम, ये रूपक और उपमा समझाने के लिए था। एंड्रेस अभी आया समझ में? नहीं नहीं, समझाने के लिए था ना, बताने के लिए आपने बोला था, इसलिए अच्छा हैंड राइट किया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मैम एक बार मुझे रूपक का बताएंगे क्या? मैं समझा दूं क्या मैम? हाँ जी प्लीज समझाओ। मैंने हिंदी में मैम पढ़ा था, हम्म रूपक और उपमा। चांद सा मुख है सीता का, तो सीता का जो मुख है वो चांद सा है, तुलना की गई है, तो यहाँ क्या होगा? उपमा। और रूपक जो है वो खुद चांद है। हम्म, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा समझा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया अभी सबको? जी मैम, हाँ थैंक यू। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मैम, चलिए, हाँ जी, जैसे उपमा को हम लोग किसी चीज से कंपेयर करेंगे या फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करेंगे? किसी से भी, व्यक्ति से, चीज से, किसी से भी। ओके मैम। हाँ जी, चलिए अभी हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कल पढ़ी थी ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखो, सबसे पहले सेंडर है, द सेंडर और द कम्युनिकेटर इज द पर्सन who initiate the conversation and has conceptualized the idea that he tends to convey it to others. क्या है वह पर्सन? सेंडर कौन है? वह पर्सन जो किसी संदेश को, किसी मैसेज को, है ना, या आदेश को, सूचना को, इंफॉर्मेशन को देता है, दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंडर कहते हैं। जैसे कि अभी मैं हूं, मैं क्या कौन हूं? अभी मैं सेंडर हूं, ठीक है, मैं अपने मैसेज को, मेरी इंफॉर्मेशन को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, तो वो क्या हुआ? सेंडर। उसके बाद आता है एनकोडिंग। देखो इसको एक बार देख लो आप टेबल को, पहले है सेंडर, देन एनकोडिंग, देन मैसेज, देन चैनल, रिसीवर और डिकोडिंग। ठीक है, अब दूसरा आता है एनकोडिंग। द सेंडर बिगिंस विद द एनकोडिंग प्रोसेस वेयर ही यूजेस सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, और नॉन वर्बल मेथड्स, जैसे कि क्या हमारे नॉन वर्बल मेथड्स क्या होते हैं? जैसे हम कुछ सिंबल्स को, साइंस को, बॉडी जेस्चर्स को यूज करते हैं टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसको एक मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए the sender's knowledge, skill, perception, background, competencies has a great impact on the success of the message. तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? जो सेंडर है, जैसे कि अभी मैं हूं, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल है, जो मेरा बैकग्राउंड है, उसी तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको मैं आपको कैसे समझा रही हूँ? अपने कुछ वर्ड्स के थ्रू मैं समझा रही हूँ। कोई और पर्सन होगा तो वो उसके कोई और वर्ड्स होंगे, कोई और टीचर होंगे, उनके कोई और वर्ड्स होंगे सेम मैसेज को समझाने के लिए, है ना। लेकिन अभी मेरे ऊपर ये डिपेंड करता है कि मैं आपको कैसे समझा पा रही हूँ। तो जो मेरा मैसेज है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी मेरे अंदर कोई इंफॉर्मेशन चल रही है, अब मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, इसमें एनकोड कर रही हूँ। कन्वर्ट मतलब एनकोड कर रही हूँ, किसमें? वर्ड्स में। मेरे कुछ जो हाथों के या चेहरे के जो भी एक्सप्रेशंस बन रहे हैं आपको समझाने के टाइम, तो ये सब मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रही हूँ, एनकोड कर रही हूँ आपके पास पहुंचाने के लिए। तो ये क्या हुआ? एनकोडिंग करना हुआ। जो मैं वर्ड्स दे रही हूँ, तो ये क्या हुआ? एनकोडिंग करना। उसके बाद हाँ, एक बार हिंदी में देख लो। एनकोडिंग वह है जब हम सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन को समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत शब्दों, संख्याओं, चित्रों या शारीरिक भाव के रूप में हो सकता है। अब उसके बाद जब एनकोडिंग हमारी हो गई, तो अब क्या होगा? वंस द एनकोडिंग इज फिनिश्ड, द सेंडर गेट्स द मैसेज। अब मैंने एनकोडिंग कर दी, अब आपको मैसेज मिल रहा है that he intends to convey. The message can be written, oral, symbolic, non-verbal, such as body gestures, silence, shies, sounds, etc.
or any other signal that triggers the response of a receiver. तो मैसेज क्या है? मैसेज ही कम्युनिकेशन का मेन सब्जेक्ट होता है। सेंडर जब किसी को कोई मैसेज भेजता है तो वह इसमें अपने मन में आए हुए विचारों को भेजता है, और यह किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे आदेश, निर्देश, सूचना, निवेदन आदि। यह मैसेज लिखित, मौखिक कैसा भी हो सकता है। तो मैसेज क्या है? तो अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एनकोडिंग क्या है? जो मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, अपने जो इंफॉर्मेशन को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। अब आपके पास जो जाएगा वो क्या होगा? मैसेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले अब हम। यस मैम। उसके बाद आएगा कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक डाउट आता है कि चैनल और मीडियम डिफरेंट चीज है कि सेम है। अब कहीं कहीं पे हम यूज करते हैं चैनल वर्ड, ठीक है, चैनल वर्ड को यूज करते हैं, कभी कभी हम यूज करते हैं मीडियम को। तो जो मीडियम है, मीडियम हम बहुत छोटी सी जगह के लिए या फिर ऐसे वर्बल और नॉन वर्बल ऐसा समझाने के लिए हम मीडियम यूज करते हैं, बट हम चैनल बड़ी चीजों को समझाने के लिए यूज करते हैं। तो आप लगभग इनको सेम मान के चलो, ठीक है। चैनल और मीडियम एक ही चीज है जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, बस इतना आप समझ के चलो इसको, ठीक है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है? आपके फोन के थ्रू, है ना, या फिर क्लासेस के थ्रू, दोनों चीज सेम है, ठीक है। चैनल, अब आपके पास फोन है तभी आप क्लास देख पा रहे हो, तो दोनों चीज सेम है। अब आपको ये समझना है कि अब आपका जो मैसेज है जिसके थ्रू वो जा रहा है वो होता है आपका चैनल या मीडियम, दोनों चीज सेम है। अब द सेंडर, अब इसको हम पढ़ते हैं। द सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच वी वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रेसिपिएंट। It must be selected carefully in order to make the message effective and corrected. तो देखो इसमें क्या लिखा है, इस पूरी जो पूरा ये सेंटेंस है, पैराग्राफ है, कि मैसेज को जिस तरीके से रिसीवर को भेजा जाता है, ठीक है। अब आपको जिस तरीके से मैसेज को भेजा जाएगा, संदेश भेजने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे मीडियम या चैनल, ठीक है, दोनों चीज सेम है, इन चीज को ध्यान रखना है आपको, मीडियम और चैनल। यह आमने सामने हो सकता है, लेटर के द्वारा हो सकता है, ईमेल या फिर टेलीफोन के द्वारा हो सकता है। माध्यम चाहे जैसा भी हो, जिसके लिए मैसेज भेजा जा रहा है वह उस तक पहुंच जाए और उसे समझ भी आ जाए, ठीक है। ये होता है कम्युनिकेशन चैनल का काम, ठीक है। अब कम्युनिकेशन चैनल कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कोई लेटर लिख के दिया, वो भी एक चैनल है। मैंने आपको टेलीफोन कॉल किया, वो भी चैनल है। मैं आपको आमने सामने बता रही हूँ, वो भी चैनल है। मतलब इंफॉर्मेशन जानी चाहिए आपके पास तक, ठीक है। अब जैसे हम किसी प्रोग्राम में हैं तो हम किसी माइक का यूज कर रहे हैं, वो भी चैनल है, ठीक है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर रहे हैं, वो भी चैनल है। ये सब चीजें चैनल है जिसके थ्रू आपके पास मैसेज पहुंचेगा मेरा, ठीक है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद आते हैं हमारा रिसीवर। तो रिसीवर आप लोग हैं। रिसीवर जिसके लिए संदेश भेजा जाता है या संदेश को प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहते हैं। प्राप्तकर्ता को चाहिए कि संदेश को प्राप्त करे और उसे समझने का प्रयास करे। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में दोनों लोग इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग नहीं होंगे तो मैं किसको ये इंफॉर्मेशन दूंगी, है ना। तो दोनों लोग उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो यही रिसीवर कौन है? आप लोग हैं अभी, या फिर जब आप बोलते हो तो मैं रिसीवर हो जाती हूँ। तो ये क्या हुआ? रिसीवर। उसके बाद आता है डिकोडिंग। अब आप रिसीवर है, आपने सुना, अब क्या होगा? हियर द रिसीवर इंटरप्रेट द सेंडर मैसेज। अब जो सेंडर का जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट करेंगे एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड, और आप मेरे मैसेज को समझने का ट्राई करोगे। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर ओनली इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने बात करी थी कब होती है? जब आप मेरी बातों को समझ जाओ, ठीक है, तो तभी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। तो डिकोडिंग एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। डिकोड का मतलब उस मैसेज को अपनी भाषा में समझना,
ठीक है, मैंने कोई मैसेज दे दिया, आपने रिसीव कर लिया, अब आप उसको खुद से समझोगे, है ना, आपके वर्ड्स कुछ और होंगे। जैसे अभी मैंने पूछा किसी से उपमा और रूपक क्या है, या फिर आपने मेरे से पूछा, फिर मैंने उनको बोला कि आप बताओ, तो आपके कुछ और वर्ड्स थे, है ना, सेम बात को समझाने के। तो आपने उस इंफॉर्मेशन को खुद अपने दिमाग में क्या करा, डिकोड करा, फिर आपने वापस किसी को समझाया। तो ये क्या है, ये हुआ डिकोडिंग। ठीक है, अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर संदेश को उसी रूप में समझना जिस तरह प्रेषक उसे समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिकोड करना। अब उसके बाद होता है फीडबैक। अब आप मुझे फीडबैक दोगे, आपने कुछ समझा, अब आप मुझे फीडबैक दोगे। द फीडबैक इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस दैट इंश्योर द रिसीवर हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड interpreted it correctly and it was intended by the sender। ठीक है, जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ आपने वही समझा और फिर आपने मुझे फीडबैक दिया। ठीक है, फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती। और किसी भी मैसेज को जब रिसीवर की ओर से इस बात की पुष्टि होना ही उसने मैसेज को प्राप्त कर लिया है, उसे समझ लिया है। अगर उसने समझ लिया है तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ आपके पास मैसेज पहुंच चुका है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल कि हम जब मैसेज को लिखते हैं, हम किसी से चैट करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी जो मैसेज मैंने भेजा है उसको कुछ और इंटरप्रेट कर लिया जाता है ना। तभी हम बोलते हैं कि मैसेज में बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब क्या पता मैं उस चीज को बहुत प्यार से समझाना चाह रही हूँ, लेकिन आप उसको कुछ और इंटरप्रेट कर लो, आपके दिमाग में उस टाइम कुछ और चल रहा हो। लेकिन अगर मैं आपसे कॉल पे बात कर रही हूँ तो वो बहुत इजी होगा आपको समझाना। मतलब आपको मेरे जो इमोशंस है, मेरी जो जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ वो पूरा समझ में आएगा। तो इसलिए तब मुझे कुछ और भी फीडबैक मिल सकता है। अगर मैंने मैसेज में कुछ लिखा और मेरा जो बोलने का तरीका था वो वैसा नहीं था जो आपने समझ लिया, तो क्या होगा, मुझे कुछ और फीडबैक मिलेगा, मुझे कुछ और ऐसा मैसेज मिलेगा कि उससे रिलेटेड नहीं होगा, वो ऐसा कुछ गुस्से वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फीडबैक का तरीका है। मतलब उनके पास मेरा जो सही मैसेज है वो नहीं पहुंचा, तो ये फीडबैक नहीं हुआ, मतलब मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुई। और जब मेरा जो मैसेज था वही उनके पास पहुंचा, सामने वाले पर्सन के पास, तो वो मुझे उसी तरीके से मैसेज देंगे, वापस रिप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, फीडबैक होगा, वो में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हुई पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ना, आपको खुद से समझ आ जाएगा फिर। और इसके बाद हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बस आज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे है कम्युनिकेशन की। सबसे पहला है रिलेशनशिप के बेस पे, हम दो लोगों के बीच में कैसी रिलेशन है उसके बेस पे 3 तरीके की आपकी कम्युनिकेशन है। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रा दो लोगों, मतलब मैं अपने साथ ही कम्युनिकेट कर रही हूँ, है ना, मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। इंटर, दो लोगों के बीच में, ठीक है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है। उसके बाद इंटरपर्सनल में ही आ जाता है ग्रुप, जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। मैं खुद, मतलब मैं आप कई सारे लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन। और मास मीडिया, तीसरा है आपका मास मीडिया, जब एक पर्सन बोलने वाला है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जैसे मोदी जी का मोदी जी कोई स्पीच दे रहे हैं और उनकी स्पीच पूरा एज वर्ल्ड वाइड लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं उनकी स्पीच, तो वो क्या होता है, मास मीडिया। ठीक है, तो बेसिस ऑफ रिलेशनशिप 3 है। ठीक है, इंटरपर्सनल के अंदर ही आ जाएगा ग्रुप, जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो ग्रुप। अब उसके बाद आता है कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। आप क्या चैनल यूज कर रहे हो, चैनल में क्या क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल कि हम वर्ड्स मौखिक संचार कर रहे हैं, और नॉन वर्बल
नहीं, मौखिक संचार में क्या आएगा, मौखिक संचार के भी दो है, ओरल और रिटन, मतलब वर्ड्स। अब ओरल में मैं बोल रही हूँ और रिटन में मैं लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या लिख रही हूँ, वर्ड्स ही लिख रही हूँ। तो ओरल और रिटन दोनों आएगा वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार, ठीक है, जब मैं सिर्फ अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आपको कुछ मैसेज देना चाह रही हूँ, तो वो क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। हमारा क्या पर्पस है, और पर्पस के बेस पे हमारा क्या पर्पस है किसी दूसरे से बात करने का, तो वो क्या है, वो दो तरीके से होगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो मैं अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने ऑफिस में, है ना, जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं। और इनफॉर्मल जो हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, ठीक है, तब हम अपने फैमिली फ्रेंड्स से जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका फोर्थ टाइप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल मतलब हम अपने से ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल हम अपने साथ वालों से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने टीचर से बात कर रही हूँ तो क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे होता है ना, ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल ये है ना, जब मैं क्षैतिज, जिसको हम क्षैतिज भी बोलते हैं, मतलब मैं अपने ही साथ वाले, अपने साथ वाले फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ, अपने क्लासमेट्स से बात कर रही हूँ। और उसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल मतलब मैं अपने जैसे कि मैं मास्टर्स योग के स्टूडेंट हूँ, और मैं मास्टर्स जो कंप्यूटर साइंस में जो कर रहे हैं मास्टर्स, मैं उनसे बात कर रही हूँ, ऐसे वाला तिरछा, डायगोनल। तो ये क्या होगा, डायगोनल, ठीक है। तो क्या हो गया, चार बेसिस पे हुआ, रिलेशनशिप के बेस पे, चैनल के बेस पे, पर्पस के बेस पे और डायरेक्शन के बेस पे, ठीक है। कल आप लोग को इसको लर्न करके आना है कि रिलेशनशिप के बेस पे कितनी है और चैनल के बेस पे कितनी है। पहले हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, ठीक है, मैं आपसे पहले पूछूंगी ओरली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का आप लोग को समझ में आया, फीडबैक दे दो भाई मेरा। हाँ जी, यस मैम। राज, मैम तीक्षा का आपको और एक है। मैम हाँ जी, तिरछा का आप बोल रहे हो, हम कल पूरा पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इनके आप नाम याद करके आओ, इसमें क्या आता है, किसके कितने पॉइंट्स है, रिलेशनशिप के बेस पे कितने हैं, पर्पस के बेस पे कितने हैं, ये सब चीज एक बार याद करके आना, मैं आपको आज ही सेंड कर दूंगी आगे, ठीक है। मैं ओके मैम। हाँ जी, और मैम एक बार ये पूछना था, जैसे मीडियम और चैनल बताया था ना आपने, तो कल शायद आपने ये बताया था मीडियम वो होता है जैसे हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं तो वो मीडियम हो गया, और गूगल मीट के थ्रू जुड़े हुए हैं तो हमारा एक चैनल है उसके थ्रू जुड़े हैं। तो मैम ये दोनों चीज एक कैसे हो गई, मतलब मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुई। अच्छा देखो, आ, इनको आप अलग ही अलग अलग मत समझो, इनको आप सेम समझो। आप गूगल मीट और जो ये है फोन से, ये जो दोनों चीज है, ये क्या है, एक ही चीज है ये। मतलब आप इसको अलग अलग करोगे ना तो वो बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि मीडियम क्या है और चैनल क्या है, या चैनल में से हम चैनल से हम क्या क्या समझ सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं आता। मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके लिए। तो जो चैनल और मीडियम है, इन दोनों चीजों को आप एक समझो, एक जैसा समझो, कि जिससे आपकी बात दूसरे तक पहुंच रही है, वो कैसे भी हो सकता है। अब आपका वो गूगल मीट के थ्रू हो, आपका कॉलिंग के थ्रू हो, आप नॉर्मल बात कर रहे हो किसी से तब आपकी इंफॉर्मेशन जा रही हो, आप मैसेज के थ्रू जा रही है आपकी, ठीक है। उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इतना सिंपल शब्दों में आपको ये समझना है कि जिससे आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, आप जिससे इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हो, वो होता है आपका चैनल या मीडियम, ठीक है। इतना आपको समझना है। ठीक है मैम, हो गया। हाँ जी,
ठीक है, तो आज, हाँ जी, आज हम इतना ही करें, फिर नेक्स्ट कल आप लोग पढ़ के आना। स्टार्टिंग में मैं सारा जितना भी अब तक पढ़ा है हमने वो सब कुछ पूछूंगी। ठीक है, ओरली हम बात करेंगे पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी जया जी, आप कुछ पूछ रहे हो? यस मैम, मुझे एक बार अर्थ बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया है मुझे। क्या चीज? रूपक रूपक उपमा ये तो मुझे समझ में आ गया, बट सेकंड नंबर पे अर्थ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। अच्छा, कोनोटेशन। हाँ, कॉनेटेशन। कोनोटेशन क्या था? कोनोटेशन या अर्थ मतलब हम किसी एक शब्द से जो अर्थ निकालते हैं, जैसे जी। कि हाँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल ही था स्नेक वाला। और किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो मुझे बता दो। हाँ जी, कोई है जिसको इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा हो? कोनोटेशन का हम ये कह सकते हैं कि लाइक फ्लावर, फ्लावर है तो वो उसका अर्थ क्या है, उसका सिंबल क्या है, क्या वो दर्शाता है। तो लाइक स्मेल हो गया, लव हो गया, उसके लिए जैसे कि स्नेक आपने बोला, स्नेक इज डेंजर, शायद कह सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, जिससे हमें जो अर्थ मिलता है, जैसे हमारा कोई नाम का कोई मतलब होता है ना, मतलब हम, हमारा जो नाम है, मेरा जो नाम है, उसका कोई अर्थ होगा, है ना? तो हम जी। उससे उससे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, है ना? तो ये जो चीज है, तो कनेक्शन करना है एक वर्ड, एक पर्सन से या एक शब्द से या एक वस्तु से किसी एक और दूसरी चीज का, जैसे रागिनी जी ने बताया अभी क्या, कि आप फ्लावर से क्या कनेक्ट करते हो, लव या स्मेल, उसकी जो खुशबू है उसको, वो जो सारी चीजें हैं, आप जो एक चीज से डिनोट करते हो वही होता है अर्थ या कोनोटेशन। मैम इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि किसी चीज को या किसी उसको देख के हमें कोई वर्ड दिमाग में आता है, कोई भी एक शब्द। जैसे वाटिका है मैम, वहाँ पे मोस्टली जैसे शादी होती है, अगर घंटी बजती है तो हम सोचते हैं मंदिर है, आरती हो रही है, कोई एक वर्ड हमारे दिमाग में आई। हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम वाइट कपड़े को देख के हमें क्या लगता है? शांति, शांति शांति। जैसा अनुभव होता है ना? तो वही यस बात मैम। है कि हम एक चीज ओके को सोच के क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके, हाँ जी, थैंक चलो ठीक है, फिर अभी हम, कौन करेगा प्रेयर, कौन करेगा? हाँ जी, आ जाओ। किसने किया रेज हैंड? लक्की जी। अच्छा, लक्की जी ने हैंड रेज किया है, और कोई? चलो ठीक है, लक्की जी आप ही करा दो। मैम वीडियो ऑन करना है? हाँ जी, वीडियो ऑन कर लोगे तो और अच्छा है। जी मैम, आरामदायक आसन से बैठ जाएंगे। हाथ को जोड़कर 3 बार सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ओंकार करेंगे। ओ ओ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे पश्यन्तु मा दधेतु ओम शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे, अपने चेहरे में लगाएंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। प्रणाम मैम। प्रणाम, थैंक यू सो मच लकी।
अच्छा, कोई बुक के बारे में कुछ पूछ रहा था ना आप में से? वो भी है यहाँ पे? ओके।